मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांधीकुई। कल हम बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ पावर, शक्ति अवधारणा के बारे में, और इसमें बताने का प्रयास किया कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा क्या है, उसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या है, शक्ति का बल, प्रभाव, सत्ता से क्या भेद हैं, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। इन चीज़ों की हम कल चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे शक्ति के स्रोत क्या क्या हैं। और निसंदेह रूप से ये कहना स्पष्ट होता है कि शक्ति का अर्थ स्पष्टता के साथ समझने के लिए शक्ति के स्रोतों का अध्ययन किया जा सकता है। वस्तुतः अनेक स्रोतों से उत्पन्न होकर के विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करती है शक्ति। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, नेपोलियन बोनापार्ट था, हिटलर था, लेनिन थे और गांधी, ये सभी शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी शक्ति के स्रोतों में भेद था। शक्ति के स्रोतों की कोई पूर्ण सूची तो देना संभव नहीं है, क्योंकि विचारकों में इस संबंध बहुत अधिक मतभेद है। फिर भी शक्ति के कुछ प्रमुख स्रोतों को उल्लेख हम इस निम्न प्रकार करने का प्रयास करेंगे। पहला है ज्ञान, जिसे नॉलेज कहते हैं। शक्ति का प्रथम स्रोत ज्ञान है। ज्ञान साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रतिबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति के अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जा सकता है कि शक्ति का साधन बन सके। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी सहन शक्ति, वो अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति, विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, और इन तत्वों में किसी भी एक की कमी शक्ति के समस्त रूप को अकार्यकुशल बना सकती है और उसे पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हम पहला जो कह रहे हैं शक्ति के स्रोत के रूप में नॉलेज है, ज्ञान। दूसरी है प्राप्तियाँ। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। ज्ञान शक्ति का एक आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं, जिनमें प्राप्तियाँ सर्वाधिक प्रमुख हैं। साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे आर्थिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। प्राप्तियों के अंतर्गत जैसे भौतिक सामग्री है, स्वामित्व है, सामाजिक सामग्री है, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति है और स्तर आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। प्राप्तियाँ, संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन न तो एकमात्र स्रोत है और न निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत है। बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है, और संपत्ति के होने पर भी आवश्यक नहीं है कि दूसरे के कार्यों को प्रभावित कर सकेगा। तीसरी है संगठन। संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और कहावत भी है, संगठन ही शक्ति है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। विभिन्न प्रतिद्वंदितापूर्ण इकाइयाँ आपस में मिलकर संघ बना लेती हैं तो उनको शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग के मजदूर संघ और व्यापारिक संघ इसके उदाहरण हैं। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्टतः राज्य है, और इसका प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठित स्वरूप है। चौथी जो बात है वो है आकार। चौथा आकार है। अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है, और ये सोचा जाता है कि संगठन का जितना बड़ा आकार होता है उसके द्वारा उतनी अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सके। आकार के साथ यदि संगठन का मेल है तो ऐसा, लेकिन परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। अनेक बार ऐसा भी होता है कि उसका आकार उसे उलझा दे और असंतुलित बना दे, इनबैलेंस कर दे, और उसे परिस्थितियों के अनुकूल ना रहने दे। इस कारण अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अपने आकार को घटाने के लिए शुद्धि आंदोलनों का आश्रय लिया जाता है। शक्ति के स्रोत और आधार के रूप में विश्वास का भी पर्याप्त महत्व है। तलवार की शक्ति भी अंतिम रूप से विश्वास पर आधारित होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता होती है, और शक्ति की महानता इस बात से निर्धारित होती है कि वो मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में कितनी सक्षम है। प्रोफेसर मैकाइवर ने एक स्थान पर लिखा कि शक्ति के विभिन्न तत्वों को वर्णन करने के बाद ये निसंदेह रूप से उन्होंने कहा कि शक्ति की कार्यकुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिसके अधीन उसे कार्य करना है। अब देखेंगे, ये तो थे शक्तियों के स्रोत।
अब देखेंगे शक्तियों के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। शक्ति विभिन्न प्रकार की होती है, नाना रूपेण होती है, और शक्ति के संबंध में विद्वानों द्वारा अलग अलग विचार किए गए, कोई निश्चित विचार नहीं है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। गोल्डहेमर, एडवर्ड सिल्स के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके। व्यवहार में परिवर्तन की इस धारणा के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की होती है: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। शक्तिवान व्यक्ति बल का प्रयोग करता हुआ उस समय कहा जाता है जिस समय वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। जब शक्तिमान व्यक्ति अपनी इच्छा को जब शक्तिमान व्यक्ति अपनी इच्छा को अपनी धारणा को इस प्रकार बल, प्रभुत्व और चातुर्य, शक्तिमान व्यक्ति बल का प्रयोग करता हुआ जिस समय वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। जब शक्तिवान व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह प्रभुत्व कहलाए। प्रभुत्व तो आदेश या आग्रह के रूप में हो सकता है। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का तरीका है कि उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को स्वरूप रूप से नहीं बनाया जा सकता कि शक्तिवान व्यक्ति आखिर उसे क्या चाहता है। इस प्रकार अंतिम प्रक्रिया के विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग करते हुए प्रचार की प्रणाली को अपनाया। मैक्स वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करता है और उसे सत्ता कहता है। जिन व्यक्तियों अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया जाता है वो अधिकारपूर्वक माना जाता है, उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहा जाता है। जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है उसे वेबर दमन कहता है। वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के 3 रूप बताए: कानूनी या वैधानिक, परंपरागत और करिश्मा। जब अधीनस्थ लोग शक्तिमान व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानूनों, निर्देशों, डिक्रियों की वैधानिकता में विश्वास करता है तो औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक कहलाती है। जब शक्तिमान द्वारा प्रसारित आदेशों को परंपरा के आधार पर पवित्र माना जाए, यह परंपरा कारणीय शक्ति का प्रयोग करे तो औचित्यपूर्ण शक्ति का परंपरागत रूप कहा जाएगा। तीसरे, जब औचित्य की मान्यता का आधार शक्तिमान के व्यक्तिगत गुणों का प्रति भक्ति होती है तो करिश्मावादी औचित्यपूर्ण की शक्ति कही जाती है। और करिश्मा औचित्यपूर्ण शक्ति के अंतर्गत अनुयायियों को अपने नेता के विशेषताएं अद्वितीय प्रतीत होती है और सम्मुख वे पूर्ण समर्पण कर देते हैं। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री काल में अधिकांश वर्षों में 71 से 72 के वर्षों में श्रीमती गांधी को भारतीय जनता पर करिश्मादी शक्ति प्राप्त थी। बास्टेड ने शक्ति के अनेक आधार पर कई प्रकार बताए। दृश्यता के आधार पर शक्ति अदृश्य या प्रकट हो सकती है। शक्ति के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न शक्ति कहा जाता है और उसका प्रकट रूप अभिव्यक्त होने पर उसे सत्ता, बल आदि कहा जाता है। दमन की दृष्टि से शक्ति दमनात्मक या अदमनात्मक हो सकती है। औपचारिकता की दृष्टि से वह औपचारिक, अनौपचारिक हो सकती है। शक्ति प्रयोग की दृष्टि से अनेक शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक द्वारा किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष, और यदि अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त हो तो अप्रत्यक्ष कहा जाता है। शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय हो सकती है। केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से वे केंद्रित, विकेंद्रित और विस्तृत हो सकती है। केंद्रित में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है। विकेंद्रित होने पर शक्तियाँ अनेक अधीनस्थ निकायों की स्वायत्त, अर्धस्वायत्त आधारों पर प्रदान की जाती है। विश्व शक्ति का स्वरूप बिखरा हुआ, अस्पष्ट और प्रक्षुब्ध होता है, जैसे जनशक्ति। क्षेत्रीयता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय भूखंड विशेष संबंधित होती है। शक्ति की मात्रा और प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को महान, मध्यम, निम्न शक्तियाँ कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कल देखेंगे शक्ति का प्रयोग, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसको ही देख लेते हैं।